नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चूड़ी बेचने वाले धर्म विशेष के व्यक्ति के साथ की गई मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। रक्षाबंधन पर भाई के घर राखी बांधने आई बहन, लौटते समय हादसे में मासूम पिता पुत्री समेत 2 की मौत, महिला गंभीर रूप से घायल। मॉल एवेन्यू स्थित कल्याण सिंह की आवास से अंतिम दर्शन के लिए निकली यात्रा, अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को ले जाया गया विधानसभा। रामनगरी अयोध्या को बुलेट ट्रेन से जोड़ने की कवायद तेज, रेल मंत्रालय डीएक्स के नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन अधिकारियों ने किया सर्वे। गोरखपुर में गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल, बहनों ने मुस्लिम भाइयों को बांधी राखी। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर में रक्षाबंधन की पर्व पर एक अनोखा नजारा देखने को मिला है। जी हां, यहां पर हिंदू मुस्लिम बहनों ने मुस्लिम भाइयों को राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। वहीं मुस्लिम भाइयों ने उनकी रक्षा का संकल्प लिया और उन्हें पौधे उपहार में देकर इस महामारी में पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। देखिए गोरखपुर से इरफान सिद्दीकी की रिपोर्ट। गोरखपुर के नगर निगम परिसर में रक्षाबंधन पर्व पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गंगा जमुनी तहजीब और भारतीय होने की झलक यहां पर साफ दिखाई दी। यहां पर आई हिंदू मुस्लिम बहनों ने मुस्लिम भाइयों को राखी बांधकर उनका आशीर्वाद लिया। वहीं बहनों ने उनके दीर्घायु होने की कामना करते हुए अपनी रक्षा का भी वादा लिया। भाइयों ने भी बहनों को उपहार स्वरूप कंगन और पौधे देकर पर्यावरण संरक्षण के संकल्प को दोहराया। समाज सेवी आफ्ताब अहमद ने कहा कि रक्षाबंधन के दिन उन लोगों ने नगर निगम पार्क में बहनों से रक्षाबंधन बंधवाया है। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के लोग रक्षाबंधन के पर्व को मिलजुल कर मनाते हैं। ये भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक है। इस कोरोना काल में कई सालों से चल रही हिंदू मुस्लिम बहनों द्वारा मुस्लिम भाइयों को राखी बांधने का सिलसिला इस बार भी जारी रहा, लेकिन इस बार कुछ अलग नजारा देखने को मिला, जहां बहनों ने भाइयों की सलामती के लिए उनके कलाई पर राखी बांधी और भगवान से प्रार्थना की कि उनकी रक्षा करे। वहीं मुस्लिम भाइयों ने गिफ्ट स्वरूप गिफ्ट के साथ मास्क, सैनिटाइजर और एक पौधा भी दिया ताकि इस कोरोना काल में उनकी रक्षा हो सके। हमने दोनों भाइयों को बीच में हिंदू मुस्लिम को मिलके रक्षाबंधन माना है और हम लोग बहुत खुश हुए कि हम लोग भाई भाई मिलके अपना ये सब कर रहे हैं और मिल के भी रहेंगे और मिल के भी चलना है साथ में। और यही हमारा गुंजाइश है कि मतलब जो भी काम हुआ है हम लोग दोनों भाई मिल के रहेंगे और दोनों भाई मिल के हमने रक्षाबंधन बांधा है। और आज जो कार्यक्रम हुआ है इससे मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि हम लोगों में कोई फ़र्क नहीं है। हमारा हाथ काट कर देखिए तो लाली खून है, उनका भी हाथ काट कर देखेंगे मुस्लिम भाई तो भी लाली खून है। और मैं चाहती हूँ कि हम सब एक हैं, एक थे और एक ही रहेंगे आगे। कोई कितना भी प्रयास करेगा अलग करने का, होने वाले नहीं है। हिंदू बहनों और मुस्लिम भाइयों इकट्ठा होकर नगर निगम पार्क में आज बहनों के हाथों से रक्षाबंधन बनवाने का काम किया गया। और आज के दिन बहुत बड़ा त्यौहार है रक्षाबंधन, जो हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के लोग मिलजुल कर मनाते हैं और आगे भी मनाते आए हैं। और आज के दिन हम लोग बहनों को उनको गिफ्ट के तौर पर उन्हें एक एक पौधा देने का भी काम किया गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू अचानक गोरखपुर पहुंचे अजय सिंह लल्लू ने कुछ ऐसा कर दिया कि वो वहां चर्चा का विषय बन गए। अजय सिंह लल्लू गोरखपुर के जल जमाव की समस्या को लेकर सिंघाड़िया के समीप वसुंधरा नगर कॉलोनी में अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और हाथों में कांग्रेस का झंडा लेकर घुटने भर पानी में घुस गए और पूरी कॉलोनी का जायजा लिया। इस दौरान अजय सिंह लल्लू ने पानी से घिरे कई घरों में लोगों से उनकी दिनचर्या के बारे में पूछा और कहा कि कैसे आप लोग आते जाते होंगे, कोई बीमार पड़ जाए तो कैसे जाते होंगे। घुटने भर पानी में घुसकर वो काफी अंदर तक जाकर कई लोगों से उन्होंने बात की और उनसे उनका हालचाल भी जाना। देखिए गोरखपुर से हमारे संवाददाता इरफान सिद्दीकी की ये रिपोर्ट। अजय सिंह लल्लू ने कहा कि मुख्यमंत्री विकास का सिर्फ ढिंढोरा पीटते हैं। 1989 से सांसद, विधायक, मेयर भाजपा के योगी स्वयं 5 बार सांसद रहे, अब मुख्यमंत्री हैं, फिर भी ये दुर्दशा सरकार के नकारेपन का प्रतीक है। जल जमाव से नागरिक यहाँ के घरों में कैद हैं और मुख्यमंत्री प्रदेश में घूमकर विकास का फर्जी ढिंढोरा पीट रहे हैं। उन्होंने कहा कि गोरखपुर के नागरिकों की समस्या को लेकर कांग्रेस संघर्ष करेगी, मैं इसे मजबूती से विधानसभा में उठाऊंगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विधायक अजय कुमार लल्लू ने इंजीनियरिंग कॉलेज के समीप स्थित वसुंधरा नगर कॉलोनी में जल जमाव वाले क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय निवासियों से बात भी की और उनके दैनिक जीवन को भी जाना। अजय कुमार लल्लू ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि यहाँ के नगरवासी बदहाल हालात में अपना जीवन बसर कर रहे हैं। उनके पास कोई चारा नहीं है, उनके घरों में पानी घुस गया है। सामान लाने ले जाने में दिक्कत के साथ कीड़े मकोड़े और बीमारियों का खतरा भी उनके सर मंडरा रहा है। ये सब देखकर मुझे बहुत ही दुख हुआ है। मुख्यमंत्री पूरी तरह से नकारा हो चुके हैं। आने वाले समय में मुख्यमंत्री और भाजपा की विदाई तय है। ये सरकार और मुख्यमंत्री जो अपने गृह नगर, गृह क्षेत्र को पानी के हवाले छोड़ रखे हैं, विकास जहां पागल हो गया है, लोगों का जीना मुहाल हो गया है,
वो मुख्यमंत्री जो दूसरे प्रदेशों में, दूसरे जनपदों में, सदनों में, सड़कों पर लंबी लंबी बातें करते हैं, उनका सच अगर देखना हो तो इन वार्डों में, इन जगहों पर जहां जल जमाव के नाते लोगों का जीना मुहाल हो गया है, पूरी तरह मुख्यमंत्री हर मोर्चे पर विफल हैं। देखिए, गड्ढा मुक्त योजना सरकार की थी, तमकुही राज से लेकर औरौलदान की सड़क खराब है, सदन में भी उठाया, कई बार आंदोलन भी हम लोगों ने किया और लगातार ज्ञापन आंदोलन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम किया। मैं समझता हूं कि जब सरकार धन ही अलाट नहीं करेगी, विपक्ष को विपक्ष के तरह देखेगी, आलोचना के तरह देखेगी, तो विकास कैसे संभव है। मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, विधायक हूँ, और मेरा काम है जनता के सवालों को उठाना, और मैं वो उठाता रहूँगा। अफगानिस्तान में तालिबानियों का कब्जा होने के बाद तमाम अफगानी दूसरे देश के लिए जा रहे हैं, वहीं भारतीय लोगों को भी भारत में लाया जा रहा है। 2 दिन पहले ग्लोब मास्टर 148 भारतीयों को लेकर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंचा था। वहीं रविवार को सुबह भी भारतीय वायुसेना का विमान C-17 ग्लोब मास्टर 168 यात्रियों को सुरक्षित लेकर हिंडन एयरबेस पहुंचा है। जिन भारतीयों के परिजनों को यह जानकारी मिली तो कल शाम से ही हिंडन एयरबेस के कैंप के बाहर ही बड़ी संख्या में उनके परिजन अपनों की राह तक रहे थे। जैसे अफगानिस्तान से उनके घर के सदस्य सुरक्षित वापस पहुंचे हैं तो सभी की आंखें खुशी से नम हो रही थी। इन यात्रियों में 107 भारतीय नागरिक थे। इसके अलावा अन्य यात्री अफगानी नागरिक थे। सभी की आंखों में खौफ दिखाई दे रहा था। हालांकि यहां पर सभी को सुरक्षित लाया गया है। देखिए गाजियाबाद से हमारे संवाददाता नदीम शाहीन की रिपोर्ट। भारत सरकार की सराहना करते हुए उनके अलावा कई अफगानियों ने भी बताया कि वहां जिस तरह के हालात हैं, इन हालातों में वहां रहना सभी का बेहद मुश्किल है। अफगान से आई एक बुजुर्ग महिला ने भी बताया कि वह अपनी बेटी और 2 पोते पोतियों के साथ भारत आई है और तालिबानियों की क्रूरता देखकर बेहद दुखी है, क्योंकि तालिबानियों ने उनके घर जला दिए हैं और उनके कई लोगों की हत्या भी की है। जिस तरह से वो भारत आए हैं, यहाँ भारतीय भाई बहन इन लोगों के बचाव में आए हैं। काबुल से आए इन यात्रियों ने बताया कि काबुल में रहने वाले लोगों को जब ये जानकारी मिली कि भारत सरकार उनके बचाव में आ रही है और तमाम अफगानी भारत में पहुंच चुके हैं, तो वहां के अन्य लोगों ने भी भारत आने की इच्छा जाहिर की, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब वो केवल और केवल भारत में ही सुरक्षित रह सकते हैं। बहरहाल C-17 विमान में आए आज सभी भारतीय और अफगानियों ने भारत सरकार की जमकर सराहना की है और भारतीय वायुसेना के जवानों का आभार जताया है। ये कितनी देर की फ्लाइट थी वहाँ से यहाँ तक? 6 घंटे की फ्लाइट थी। किस रूट से लाया गया था? लगा ईरान होकर अफगानिस्तान से ईरान, तेहरान से इंडिया। क्या नाम है आपका? यहाँ इंडिया में कहाँ पर रहते हैं आप? कितने घंटे का सफ़र रहा है यहाँ पर भारत आने का? 5 घंटे का। तो आप लोगों को किस किस तरह की दिक्कत वहाँ झेलनी पड़ी थी? क्या क्या बताएं? बहुत दिक्कत। फिर भी किस तरह की दिक्कत थी जो आप लोगों ने वहाँ पे झेला? कितनी परेशानियाँ थी? खाना समय पर आप लोगों को? अच्छा, आप अफगानिस्तान में कहाँ थे? क्या क्या दिक्कतें आई एयरपोर्ट तक? मैं काबुल में था, मेन सिटी में। फिर क्या हुआ जब तालिबान पहुंचा तो क्या देखा? आपने अपनी आंखों देखा? हाल बताया। हाँ, क्या हो रहा? डर लग रहा था। हम धन्यवाद करते हैं मोदी सरकार का भी और वहाँ अफगानिस्तान की पब्लिक का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। रामनगरी अयोध्या को बुलेट ट्रेन से जोड़ने की कवायद तेज हो गई है। रेल मंत्रालय DX के नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने अयोध्या में सर्वे किया है। कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनूप अग्रवाल अयोध्या पहुंचे थे, जहां उन्होंने अयोध्या विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं बुलेट ट्रेन के माध्यम से दिल्ली, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, राजधानी सहित धार्मिक नगरियों को जोड़ा जाएगा। पूरी योजना 940 किलोमीटर की है, जिसका एरियल सर्वे हो चुका है। देखिए अयोध्या से हमारे संवाददाता मोहम्मद तुफैल की रिपोर्ट। अयोध्या विकास प्राधिकरण सचिव RP सिंह ने बताया कि अयोध्या विजन डॉक्यूमेंट 2047 की योजनाओं पर चर्चा हुई है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट से बुलेट ट्रेन स्टेशन को जोड़ा जाएगा। 2030 में बुलेट ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी। 2.5 घंटे में दिल्ली से अयोध्या तक का सफर तय होगा। 300 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा स्पीड की होती बुलेट ट्रेन की जापान की तकनीक की बुलेट ट्रेन होगी। दरअसल परियोजना में 941.5 किलोमीटर के लिए नई पटरी बिछाई जाएगी। ये दिल्ली से आगरा, लखनऊ, प्रयागराज होते हुए वाराणसी तक जाएगी। इस परियोजना में रामनगरी को शामिल करने के लिए लखनऊ से अयोध्या के लिए अलग से पटरी बिछाई जाएगी। लखनऊ अयोध्या 130 किलोमीटर लिंक सेवा के रूप में रहेगी। इसमें दिल्ली से वाराणसी और दिल्ली से अयोध्या के लिए 2 अलग अलग बुलेट ट्रेन चलेंगी। एक भारत सरकार के रेल मंत्रालय की एक योजना है जिसमें कि अयोध्या को भी बुलेट ट्रेन से उसकी सुविधाओं से जोड़ने का एक प्लान बनाया हुआ है।
दिल्ली से अयोध्या और दिल्ली से लखनऊ वाया प्रयागराज वाराणसी की ये पूरी 941 किलोमीटर की परियोजना है हाई स्पीड की। इसके तहत जो हम लोगों ने प्रपोज्ड किए हैं, जो हमारी योजनाएं हैं, उससे उनको परिचित कराया गया, जिसमें कि जो एयरपोर्ट नया बन रहा है, श्री राम हवाई अड्डा बन रहा है, उसकी जो लोकेशन है, उसका जो विस्तारीकरण है, वह जो रिंग रोड बन रहा है, उसका जो दूसरे जो प्लानिंग है, उन सब से उनको अवगत कराया गया, जिससे कि उनको विकास की जो योजना बनाने में कोई बाधा न हो। पूर्व मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। उनके जाने से बीजेपी पर दुखों का पहाड़ सा टूट पड़ा है। बता दें कि कल्याण सिंह ने प्रखर हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर उस समय अपनी राजनीति की शुरुआत की थी जब उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था। जनसंघ में जनता पार्टी और फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर वे विधायक और यूपी के मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने उनके हिंदुत्ववादी नेता की छवि को धूमिल किया है। राजनीति में उनके असमय ढलान का भी कारण भी बनी है। देखिए पूरी रिपोर्ट। पीएम मोदी ने कल्याण सिंह की मृत्यु पर शोक जाहिर करते हुए कहा कि ये हम सब के लिए अपूरणीय क्षति है। कल्याण सिंह जी के माता पिता ने जो नाम उन्हें दिया था, उन्होंने उस नाम को सार्थक किया। वो जीवन भर जन कल्याण के लिए जिए और जन कल्याण को अपने जीवन का मंत्र बनाया। बीजेपी जनसंघ पूरे परिवार को एक विचार के लिए और देश के उज्जवल भविष्य के लिए अपना जीवन समर्पित किया। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कल्याण सिंह जी देश के कोने कोने में विश्वास का नाम बन गए थे। जीवन के अधिकतम समय वे जन कल्याण के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहे। उन्हें जब भी जो भी दायित्व मिला, हमेशा हर एक के लिए प्रेरणा का केंद्र बनी। देश ने एक मूल्यवान शख्सियत, एक सामर्थ्यवान नेता खोया है। हम उनकी भरपाई उनके आदर्शों, संकल्पों को लेकर उनके सपनों को पूरा करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और भगवान उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहने की शक्ति दे। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उत्तर प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उन्होंने प्रदेश में 23 अगस्त को 1 दिन का सार्वजनिक अवकाश भी घोषित की है। भर जन कल्याण के लिए जिए, उन्होंने जन कल्याण ही अपना जीवन मंत्र बनाया और भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ पूरे परिवार को एक विचार के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने समर्पित किया। कल्याण सिंह जी भारत के कोने कोने में एक विश्वास का नाम बन गए थे, एक प्रतिबद्ध निर्णयकर्ता का नाम बन चुके थे और जीवन के अधिकतम समय वे जन कल्याण को लिए हमेशा प्रयत्नरत रहे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख नेताओं में शुमार किए जाने वाले कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन करने वालों का यहां रविवार को तांता लगा रहा। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह का शनिवार को रात 9:15 बजे लखनऊ स्थित SDPGI में निधन हो गया। वो 89 वर्ष के थे। वह पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। देखिए पूरी रिपोर्ट। कल्याण सिंह के पार्थिव देह को लखनऊ के मॉल एवेन्यू स्थित उनके आवास पर रखा गया है, जहां बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती समेत अन्य अनेक नेताओं ने पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सिंह के अंतिम दर्शन के लिए रात से ही उनके आवास पर लोगों का तांता लगा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा के भी लखनऊ पहुंचने का कार्यक्रम है। सिंह के पार्थिव देह को अलीगढ़ ले जाया जाएगा और 23 सितम्बर को नरोरा में उनका अंतिम संस्कार होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उन्होंने 23 अगस्त को 1 दिन के सार्वजनिक अवकाश की भी घोषणा की है। सिंह का अंतिम संस्कार 23 अगस्त को नरोरा में गंगा तट पर किया जाएगा। एक बार फिर से धर्म विशेष को लेकर एक व्यक्ति के साथ मारपीट की गई है। जी हां, उत्तर प्रदेश से इंदौर में मोहल्ले मोहल्ले फिरकर चूड़ी बेचने वाले धर्म विशेष के व्यक्ति के साथ मारपीट की गई।
हमेशा अपने काम में व्यस्त रहने वाले शहर के कुछ सरपसंद लोगों ने फिर अपवित्र करने की कोशिश की है। तस्लीम के साथ अपशब्द कहते हुए मारपीट की गई। तस्लीम उत्तर प्रदेश के विराजमाऊ जिला हरदोई का निवासी है, जो रोज की तरह ही अपना जीवन यापन करने की जद्दोजहद में चूड़ियां बेचने निकला था, जिसका चूड़ियां बेचना तथाकथित लोगों को पसंद नहीं आया और उस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाकर उसके साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट की गई। साथ ही उसका सामान लूट लिया गया। उसके जेब में रखे पैसे उससे लूट लिए गए, क्योंकि वो एक विशेष धर्म से संबंध रखता था। बहरहाल शांति की फिजा में जहर घोलने वालों ने अपना काम कर दिया है। वहीं जब तस्लीम बाड़गंगा थाने पहुंचा, वहां पर पुलिस ने अपनी तत्परता दिखाते हुए तुरंत ही एफआईआर अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की है। अब देखना यह है कि पुलिस उन वीडियो में नजर आ रहे अपराधियों को गिरफ्तार करती है या नहीं। देखिए पूरा मामला। इस मामले में उच्च अधिकारी को तुरंत संज्ञान लेकर आरोपी की पहचान कर जल्दी गिरफ्तारी कर उन पर गंभीर धाराओं में अपराध पंजीबद्ध की जाने की जरूरत है, ताकि ऐसी निंदनीय घटनाओं को दोबारा ना दोहराया जा सके। अपना घर बार छोड़कर अपने परिवार का पेट पालने के लिए घर से निकले नौजवानों के साथ इस तरह का व्यवहार प्रदेश और देश को कलंकित करने वाला है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो दूर दराज के इलाकों में यकीनन अमन और शांति पसंद लोगों की आत्माओं पर गहरा प्रहार कर रहे होंगे। 3-4 के बीच में कर रहे हैं। तो क्यों मारा तुम्हें? मारा ये हम चूड़ी बेचते हुए जा रहे थे। हाँ। और चूड़ी बेचते आवाज लगाते हुए जा रहे थे। हाँ। और बस हम बैठे थे और बस वहाँ बैठे हुए औरत आई, उसने हमसे चूड़ी ली, पैसे हमें दे दिए, बस जैसे बैग उठाते हुए जा रहे थे। हाँ। तो पीछे से पकड़ लिया। तो जैसे बोल रहा है कि छेड़छाड़ी करके ऐसा कुछ हुआ था क्या? झूठ बात है ना? हमने पुलिस लेके मोहल्ले में भी तक गए थे, थाने गए थे? थाने भी गए। तो थाने वालों ने क्या बोला? थाने वाले गए, थाने वाला के ठीक है, मेरे बजरंग दल वाले, लेकिन जो भी किया सब गलत किया है, लेकिन अब तुम अपनी जान बचा के निकालो। शहर में अभी सोशल मीडिया के माध्यम से मुझ थाना प्रभारी बाणगंगा को एक वीडियो देखने का मौका मिला है, जिसमें कि यह उल्लेखित है कि थाना बाणगंगा के गोविंद नगर कॉलोनी में कहीं किसी युवक की पिटाई की गई है और उसमें उसके साथ मारपीट करने के अलावा उसको कुछ अपशब्द बुरे वाले कहे गए हैं। इस संबंध में कोई भी रिपोर्ट थाने पर किसी भी पक्ष के द्वारा अभी तक नहीं की गई। न इस संदर्भ में कोई अदमशक रिपोर्ट आई है, न कोई अपराध पंजीबद्ध हुआ है और न ही किसी प्रकार का कोई आवेदन प्राप्त हुआ है। यदि किसी पक्ष द्वारा इस संबंध में कोई रिपोर्ट की जाती है तो उसके विरुद्ध यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। रक्षाबंधन का शुभ अवसर रविवार को शुभ नहीं रहा। हाईवे पर एक के बाद एक सड़क हादसे से ऐसा लग रहा था कि हाईवे खून का प्यासा हो गया है। रविवार को बिजनौर में अलग अलग सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रक्षाबंधन की खुशियां मातम में बदल गई। मृतकों के घर में कोहराम मच गया। देखिए ये पूरा मामला। दरअसल ये पूरा मामला जनपद बिजनौर का है, जहां पर रविवार को पहला सड़क हादसा तेज रफ्तार बस ने मारी बाइक की टक्कर में 3 की मौत और 1 गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ससुराल जा रहा था। कीरतपुर मंडावर रोड पर बाइक में रोडवेज पर बस में टक्कर मार दी, जिसमें बाइक पर सवार 2 बच्चों और मां की मौत हो गई। बाइक चालक गंभीर रूप से घायल है। दूसरा हादसा 2 बाइक आपस में भिड़ गई, जिसमें 1 की मौत और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। देखते ही देखते रक्षाबंधन की खुशियां मातम में बदल गई। मृतकों के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रोड पर जब तो ये मुझसेपुर गांव में जा रहे थे, नजियाबाद वाली रोड पे। अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये अपनी ससुराल जा रहे थे। कौन कौन लोग थे? जी 2 बच्चे थे, 2 मियाँ बीबी थे। ये रोड पे हुआ, खासा नहीं। किस चीज़ का हुआ है? जी मोटर बैग से है। सर जरा पुलिस द्वारा सूचना मिली है कि ये रोडवेज ने टक्कर मारी है बाइक को और ये कीरतपुर के आसपास हुआ। कितने लोग सवार थे बाइक पर? सर ये 4 बंदे थे, 2 बच्चे थे, 2 बड़े लोग। क्या क्या नाम है बच्चों के और उनके? बच्चे सर एक हमारी भांजी जो खुशी, उसकी उम्र 2 साल है और एक भांजा उसकी उम्र 6 महीने है और जो हमारी बहन है उनकी उम्र लगभग 30 साल है। बरौनी अहमदाबाद 09484 गाड़ी नंबर से फल फूल रहा है शराब का कारोबार। रेलवे के एसी अटेंडेंट और पेंटिकार खुद कर रहे हैं बरौनी ट्रेन में शराब का कारोबार। क्या इस शराब के कारोबार में ठेके पर कार्य करने वाले ठेकेदार ही कराते हैं ये कारोबार? देखिए इमरान मंसूरी के साथ मजीद मंसूरी की ये पूरी रिपोर्ट। बताते चले कि ललितपुर रेलवे स्टेशन पर बरौनी से चलकर अहमदाबाद को जाने वाली गाड़ी संख्या 09484 जो कि ललितपुर में शाम तकरीबन 4:15 पर आकर 15 से 20 मिनट तक रुकती है, जबकि ट्रेन के रुकने का समय 2 मिनट का है। लेकिन बिफोर आने की वजह से ट्रेन 15 से 20 मिनट रुकती है।
इतने समय में एसी का अटेंडेंट और पेंटीकार्ड गाड़ी से उतरकर मदिरा की दुकान की तरफ भागते हुए जाकर अपने वीआईपी ग्राहकों के हिसाब से शराब लेकर आते हैं। ये शराब कर्मचारी अपने कपड़ों में छुपाकर या बैग में रखकर लाते हैं और उसे ट्रेन में अपने मनमाने दामों पर बेचते हैं। यही नहीं, धड़ल्ले से ये भी कहते हुए सुने गए कि कौन सा ब्रांड और कितनी मात्रा में चाहिए सब कुछ मिल जाएगा। जबकि ट्रेन में रेलवे पुलिस का बल भी मौजूद होता है, तो क्या इस पूरे कारोबार में रेलवे पुलिस का अनजान बने रहना किस ओर इशारा करता है और ये कारोबार कब से फल फूल रहा है, ये भी एक सवाल है। जबकि रेलवे में कार्यरत दोनों पुलिस आरपीएफ एवं जीआरपी दोनों के कार्यालय बाहर ही हैं। ये अटेंडेंट और पेंटीकार बाहर भागते हुए आते हैं और तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर स्थित मदिरा की दुकान पर भागते हुए देखे जा सकते हैं। अब ये अटेंडेंट और वेंडर रेलवे पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर शराब की तस्करी ट्रेन में करते हैं या रेलवे पुलिस खुद इससे जुड़ी हुई है, ये आप खुद डीहीन कैमरे में बनाई गई इस वीडियो में देख और सुन सकते हैं कि किस तरीके से बिना किसी डर के ये अटेंडेंट क्या कह रहा है। अभी तुम कौन सी दारू रखेंगे? मतलब क्वालिटी बताओ, हम नाम भूल गए, हम कौन सा नाम कह रहे हैं? जो भी चाहिए वो मिल जाएगी, जो भी चाहिए दारू। कौन सी गाड़ी है? करवानी है ना? कहाँ मिलोगे तुम? सुनो तो टाइम हो गया, तुम क्या करते उधर? नहीं अटेंड है पूरी गाड़ी का, पूरी गाड़ी के अटेंड रहो। जो सी भी दारू चाहिए मिल जाएगी। पक्का ना? हाँ पक्का। अब देखने वाली बात ये होगी कि रेलवे के आला अधिकारी इस पूरे प्रकरण में क्या कार्रवाई अमल में लाते हैं। रक्षाबंधन के पर्व पर एक घर में मातम छा गया। एक बहन जब भाई के घर से राखी बांधने आई तो रास्ते में लौटते समय हादसे में मासूम पिता पुत्री समेत 2 की मौत हो गई, तो वहीं महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार झांसी रामनगर सड़क पर गांव सरसेड़ा के पास स्कूली बस ने बाइक में टक्कर मार दी, जिस कारण से यह हादसा हुआ। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़कों को जाम कर दिया, शव को उठाने नहीं दिया। देखिए पूरा मामला। गुरसराय थाना क्षेत्र के झांसी रामनगर स्टेट हाईवे पर गांव सरसेड़ा के पास तेज रफ्तार स्कूल बस ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में 7 साल की बेटी और पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला को गुरसराय स्वास्थ्य केंद्र से मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया गया है। बाइक सवार रक्षाबंधन पर्व पर गुरसराय के पास गांव अड़जरा आकर वापस अपने घर जा रहे थे। टहरौली थाना क्षेत्र के गांव खिल्लावारी निवासी रामकिशन बेटा रामस्वरूप रविवार को रक्षाबंधन पर्व पर पत्नी सविता और बेटी रिया को बाइक से गुरसराय थाना क्षेत्र के गांव अड़जरा राखी बांधने ससुराल से आ रहा था। जैसे ही वो बाइक लेकर गांव सरसेड़ा के करीब पहुंचा, तभी टहरौली की एक निजी स्कूल बस ने पीछे से बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखचे उड़ गए। बस के पहियों की चपेट में आने से रामकिशन और रिया की मौके पर ही मौत हो गई। सविता गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे झांसी मेडिकल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है और हालत गंभीर है। सूचना पर पहुंचे विधायक जवाहरलाल राजपूत, एसपी ग्रामीण नेपाल सिंह, दोनों सर्किल के पुलिस सीओ टहरौली, एसडीएम टहरौली, गुरसराय थाना प्रभारी निरीक्षक अजीत सिंह ने घटनास्थल का जायजा लिया। घायल महिला को तुरंत मेडिकल कॉलेज झांसी भिजवाया गया। वहीं मौके पर पहुंचे परिजनों ने हाईवे को जाम कर दिया और शवों को नहीं उठाने दिया। वो जिला अधिकारी के मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे। देर शाम तक मौके पर ग्रामीण जिद पर अड़े रहे। 4 घंटे बाद एसडीएम टहरौली के एक लिखित आश्वासन के बाद जाम को खोला गया। तो क्या चाहते हैं आप? मेरा भाई भी खत्म हो गया, मेरी बहू भी खत्म हो गई, बच्ची भी खत्म हो गई। क्या चाहते हैं आप? हम जो चाहते हैं साहब कि हम डीएम साहब आएंगे, जो करेंगे वही मान होगा। ये चाहते हैं कि अगर घर वालों को शक है जो जिसके लोग एक्सीडेंट में खत्म हो गए, वो लोग कह रहे हैं कि हमारे परिवार को उनको जानबूझ के मारा है। अगर जानबूझ के मारा है तो दोषी ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। जो इसमें जो गलती हुई है ड्राइवर की, जिसकी भी गलती होगी, इसमें एफआईआर के लिए कहा गया इनसे कि एफआईआर दर्ज कराएं, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और पीएम और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। ये घटना दर्दनाक है, हम सब उससे बहुत हृदय विभूत हैं हम लोग, लेकिन इसमें हम एफआईआर लिख करके कार्रवाई करेंगे, जेल सब जाएंगे और जो भी अनुमोदनीय शासन से अनुमोदनीय धनराशि है उसको प्रायोरिटी पर तुरंत आधार पर दिया जाएगा। लोगों को ये परिवार है, हमारे सबकी सहानुभूति है और हम इसको प्रायोरिटी पे काम कराएंगे। उसको मतलब जितना भी अनुमोदनीय जितना भी शासन से होगा, हम व्यक्तिगत रूप से परस्यू करके काम कराएंगे। आज बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार और देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।